नमस्कार, आप सभी के आपके YouTube चैनल जीएम एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। देखिए दोस्तों, आज एक्सरसाइज 3 कक्षा 10 की एक्सरसाइज 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का पहला वीडियो है। तो प्रश्नावली को सरल करने से पहले उसके नाम के बारे में पता होना चाहिए। प्रश्नावली का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर से आप समझ रहे हो कि ऐसी समीकरण जिसके अंदर दो चर राशि हो। कितनी चर राशि हो? दो चर राशि हो। और रैखिक समीकरण यानी कि ऐसी समीकरण जिसके अंदर चर राशि की अधिकतम घात क्या हो? एक हो। और युग्म का अर्थ हो गया जोड़ा। सबसे पहले देखिए आप, रैखिक समीकरण क्या होती है? रैखिक समीकरण क्या होती है? वह समीकरण जिसमें प्रत्येक चर राशि की घात या प्रत्येक चर राशि की अधिकतम घात एक हो, रैखिक समीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? रैखिक समीकरण कहलाती है। जैसे 2x + y = 5, दो चर वाली रैखिक समीकरण। ये मतलब यहां इसमें दो चर राशि कहां मिलेगी तो ये दो चर वाली रैखिक समीकरण होगी। लेकिन रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? वह समीकरण जिसमें प्रत्येक चर राशि की अधिकतम घात एक हो, रैखिक समीकरण कहलाती है। यहां देखिए दो चर राशि कहां मिली है? x और y, दोनों की घात देख लीजिए आप, एक एक है, तो ये रैखिक समीकरण है। अब है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म मतलब ऐसी दो रैखिक समीकरण जिसके अंदर केवल दो चर राशि काम में ली गई हो, रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। ऐसी दो रैखिक समीकरण, ऐसी दो रैखिक समीकरण जिसमें प्रत्येक समीकरण में दो चर राशि काम में ली गई हो, रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। क्या कहलाता है? रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। क्या कहलाता है? रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब आप समझ गए होंगे कि ऐसी दो रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का मतलब हो गया कि जिसमें चर राशि की अधिकतम घात क्या हो? एक हो। तो ऐसी दो रैखिक समीकरण जिसके अंदर दो दो चर राशि काम में ली गई हो तो वो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। क्या कहलाता है? रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। देखिए इनका मानक रूप लिखता हूं मैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप, यानी कि ये जो रैखिक समीकरण युग्म है वो इस रूप की होती है: a1x + b1y + c1 = 0। दूसरी a2x + b2y + c2 = 0। तो ये दो समीकरण होगी। यहां a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये अचर राशि होती है। क्या होती है? अचर राशि होती है। यहां पे 1 2 1 2 क्यों लगाया है? देखिए रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप क्या होता है? रैखिक समीकरण का मानक रूप यहां पे लिख लेता हूं मैं। यहां पे रैखिक समीकरण की परिभाषा लिखी गई है। तो मानक रूप, रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है ax + by + c = 0। ये रैखिक समीकरण का मानक रूप है। यहां हम युग्म ले रहे हैं, यानी कि जोड़ा ले रहे हैं, दो समीकरण ले रहे हैं। तो ये पहली समीकरण है इसलिए यहाँ पे 1 1 लगा दिया, ये दूसरी इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया? 2 2 लगा दिया। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप क्या हो गया? a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, a1 b1 c1 a2 b2 c2
ये अचर राशि है। अचर राशि का मतलब ये हो गया, यहाँ पे प्लस या माइनस की कोई भी संख्या हो सकती है, 8 हो सकता है, 7 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6, मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, भिन्न भी हो सकती है यहाँ A1 B1 C1 A2 B2 C2 की जगह। अब देखिए ये जो दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म है, इनको हल करने की विधियां, हल करने की विधियां, इनको हल करने की पहली विधि आपके सिलेबस में दी गई है ग्राफीय विधि। कौन सी विधि? ग्राफीय विधि। और इसी ग्राफीय विधि को हम आलेखीय विधि कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं? आलेखीय विधि, या फिर इसका दूसरा नाम ज्यामितीय विधि भी है, ज्यामितीय विधि। दूसरी विधि है इसकी प्रतिस्थापना या प्रतिस्थापन विधि। दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म को हल करने की तीसरी विधि है विलोपन विधि, और चौथी विधि है इसकी वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि यानी कि दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म को सरल करने की आपके सिलेबस के अंदर 4 विधियां हैं। पहली है ग्राफीय विधि, जिसका नाम आलेखीय और ज्यामितीय विधि भी है, और दूसरी विधि है प्रतिस्थापन विधि, तीसरी है विलोपन विधि, और चौथी है वज्र गुणन विधि। तो हम अब क्रम वाइज सभी विधियों से इन रेखिक समीकरण युग्म को सरल करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार इसको उतार लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है, रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपए में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी 18 रुपए में इसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय या ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो इस प्रश्नावली की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इस प्रश्नावली के अंदर किसी भी क्वेश्चन या एग्जाम्पल को अगर आप पढ़ के देखोगे तो उसके अंदर 2 व्यक्तियों के बारे में दिया हुआ मिलेगा, 2 वस्तुओं के बारे में दिया हुआ मिलेगा, और 2 ही कंडीशन मिलेगी, 2 ही चर राशि काम में लेनी है और 2 ही समीकरण बनानी है। अब 2 चर राशि है तो 2 ही हल प्राप्त होंगे, यानी कि तीसरी प्रश्नावली एक ऐसी प्रश्नावली है जिसके अंदर प्रत्येक क्वेश्चन में हर चीजें डबल मिलेगी, आपको 2-2 मिलेगी, और चर राशि भी 2 है, समीकरण युग्म भी 2 है। इनको आप सरल करोगे तो 2 चर राशि है तो 2 मान प्राप्त होंगे, और इसमें 2 ही कंडीशन दी जाएगी। देखिए आप कैसे सरल करना है। रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई, 9 रुपए में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। यहां देखो 2 जने, एक तो रोमिला और एक उसकी सहेली सोनाली है, 2 चीज खरीद रही है, पेंसिल और रबड़ खरीद रही है। 2 ही कंडीशन है। एक कंडीशन तो ये है 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ आते हैं, और यहाँ 18 रुपए में 4 पेंसिल और 6 रबड़ आते हैं। अब जब भी आप ऐसे सवालों को सरल करो तो यहां पेंसिल और रबड़ के मूल्य से संबंधित दिया गया है, तो एक के मूल्य को आप x मानिए और दूसरी वस्तु के मूल्य को आप y मानिए। देखिए कैसे, माना यहां 2 वस्तु है, एक पेंसिल और एक रबड़ है। पहले पेंसिल है तो माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तथा एक रबड़ का मूल्य y रुपए है। अब देखिए प्रथम स्थिति क्या है, प्रथम स्थिति या फर्स्ट कंडीशन क्या है। देखिए आप, फर्स्ट कंडीशन ये है कि 9 रुपए में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदे। इससे हमें समीकरण बनानी है, 2 कंडीशन इसलिए 2 समीकरण बनेगी। तो 9 रुपए में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदे। अब देखिए अगर एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तो 2 का कितना होगा, 2x हो जाएगा, और एक रबड़ का मूल्य y है तो 3 का कितना होगा, 3y। अब ये मूल्य ज्ञात किया है हमने, जो मूल्य हमने माना उसकी सहायता से 2 पेंसिल का मूल्य और 3 रबड़ का मूल्य ज्ञात कर लिया। अब इनका कुल मूल्य क्या होगा, कुल मूल्य होगा इनका 9 रुपए। यहां दिया हुआ देखो 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदे। इसको मानिए समीकरण नंबर 1। द्वितीय स्थिति क्या है, द्वितीय स्थिति है उसने भी 18 रुपए में इसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। 4 पेंसिल और 6 रबड़, तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपए, तो 4 का कितना होगा, 4x,
और एक रबड़ का मूल्य ₹22, तो 6 का कितना होगा 6y। इन दोनों का कुल मूल्य कितना होगा 18 होगा। अब जब भी समीकरण बन जाए तो एक चीज और देख लेना इसमें कि तीनों पदों के अंदर, मतलब ये दो चर की रैखिक समीकरण है, 3 तो पद होंगे इसमें, यानी कि प्रत्येक पद के अंदर अगर किसी एक विशेष संख्या का भाग जा रहा हो तो उसमें दे दीजिए आप। जैसे 2 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, तो 2 का भाग दे दीजिए। 2 का भाग देंगे 2x प्लस 3y बराबर क्या आ गया 9। ये होगी समीकरण नंबर 2। अब इनको ध्यान से देखिए आप, दोनों समीकरण सेम है ना। हाँ, अब देखिए ग्राफीय विधि से ये तो हो गया आपका बीजगणित रूप में व्यक्त, यानी कि जो भी आपको प्रश्न दिया जाए उसमें जो भी कंडीशन हो उनके अनुसार अगर आप समीकरण बना लेते हो तो समीकरण बनाने को ही कहते हैं बीजगणितीय रूप। अब ये समीकरण बन के तैयार होगी, मतलब आपका ये बीजगणितीय रूप है वो पूरा हो गया। अब देखिए ज्यामितीय रूप से कैसे हल करेंगे। ज्यामितीय रूप से हल करने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 से 1 नंबर समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 9। अब इस तरफ एक चर राशि रखनी है, चाहे आप x को रख लीजिए या y को रख लीजिए, बाकी को दूसरी तरफ भेज दो। तो इधर हम केवल x चर राशि को रखेंगे, बाकी को उधर भेज देते हैं। तो ये 3x यहां प्लस में उधर जाते हैं, किस में होगा तो क्या आ गया 9 माइनस 3y। इधर 9 तो पहले से है, 3y यहां प्लस में, इधर जाते माइनस में हो गया। 2 यहां गुणा के अंदर है, इधर जाते किस में होगा भाग में होगा। अब y का मान अपनी इच्छानुसार रखना है और x का मान ज्ञात करना है, याद रह जाएगा। y का मान अपनी इच्छानुसार रखना है और x का मान ज्ञात करना है। क्यों? क्योंकि ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए हमें निर्देशांकों की आवश्यकता होगी। किसकी? निर्देशांकों की। और निर्देशांक के अंदर दो चीजें होती है, भुज और कोटि, या x निर्देशांक और y निर्देशांक। रेखिक समीकरण से जब हम x का मान ज्ञात करेंगे तो वो x निर्देशांक होगा और y का जो मान ज्ञात होगा वो क्या होगा y निर्देशांक होगा। तो कम से कम हमें 2 बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने जरूरी है। अगर 2 के ज्ञात कर लिया तो ज्यादा आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है आप करते हो या नहीं करते हो, क्योंकि 2 बिंदु के निर्देशांक क्यों ज्ञात करते हैं ये बीच में बता देता हूं मैं। जैसे मान लीजिए एक बिंदु दिया गया है जो यहां पे आ रहा है। अब इस बिंदु से होते हुए अगर हम रेखा खींचेंगे तो किसी का मन हो गया वो ऐसे खींचेगा, किसी का मन हो गया वो ऐसे खींचेगा। मतलब एक बिंदु से होते हुए आप कैसे भी रेखा खींच सकते हो, क्योंकि रेखा की दिशा है वो निर्धारित नहीं होती। इसलिए किसी भी समीकरण को जब आप हल करो, इस तीसरी प्रश्नावली की बात कर रहा हूं, ग्राफीय विधि से हल कर रहे हो, तो कम से कम आपको 2 बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने होंगे। यानी कि आपको 2 बिंदु ज्ञात करना होगा। जैसे मान लीजिए एक बिंदु ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब इन दोनों बिंदुओं से होते हुए अगर हम रेखा खींचेंगे तो इसकी दिशा यही होगी, इसके अलावा नहीं होगी। यानी कि रेखाओं की दिशा निर्धारित करने के लिए हमें कम से कम 2 बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने जरूरी है। तो बात चल रही थी अपनी, यहां y का मान तो अपनी इच्छानुसार रखना है और x का मान ज्ञात करना है। अब y का इच्छानुसार कैसे रखना है, देखो यहां y किसके गुणा में है 3 के गुणा में। तो y का ऐसा मान रखिए कि उसको हम 3 से गुणा कर दें। गुणा करने के बाद देखो यहां y का 3 से गुणा हो रहा है और गुणनफल को 9 में से घटाया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि y का ऐसा मान रखिए उसको हम 3 से गुणा कर दें और फिर 9 में से घटा दें, तो 2 का भाग भी तो देना है, यहाँ पे बटे में 2 है मतलब भाग देना है। तो y का ऐसा मान रखो कि उसको हम 3 से गुणा कर दें और गुणा करने के बाद 9 में से घटा दें, तो 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए। भाई जरूरी तो नहीं है 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए, पॉइंट में भी ज्ञात कर सकते हो, लेकिन जब आप पॉइंट में ज्ञात करोगे तो ग्राफ बनाओगे, तो ग्राफ बनाते वक्त फिर आप उन बिंदुओं को दर्शाओगे तो दिक्कत ज्यादा होगी, क्योंकि पॉइंट का मतलब ये हो गया बारीक बारीक लाइन है वो भी आपको गिननी पड़ेगी। इसलिए एक पूर्ण संख्याओं के रूप में इनका उत्तर रखिए आप, यानी y का ऐसा मान रखो कि उसको 3 से गुणा कर दें और फिर 9 में से घटा दें, तो 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए। अब ऐसा मान अगर ध्यान में नहीं आ रहा है तो मैं तरीका बता देता हूं आपको। इस तरीके से अगर आप करोगे तो आराम से आ जाएगा। सबसे पहले हम y बराबर 0 रख के देखते हैं। अगर यहां हम 0 रखेंगे तो 3 गुणा 0, अब 0 को किसी से गुणा करो उसका मान क्या होता है 0 होता है। तो 3 को 0 से गुणा करेंगे 0 आ गया, 0 को 9 में से घटाओ 9 बच गया, 9 में 2 का भाग देंगे 4.5 बार जाएगा। तो पॉइंट में एक बार हमें संख्या लेनी नहीं है क्योंकि दिक्कत होगी फिर ग्राफ बनाओगे उस टाइम। तो फिर क्या करते हैं 0 छोड़ो, अब 1 रख के देखते हैं। यहाँ पे अगर हम 1 रखेंगे y का मान तो 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 आ गया, 3 को 9 में से घटाएंगे क्या बच गया
6 बच गया, 6 में 2 का भाग 3 बार जा रहा है, इसलिए y बराबर क्या रख दें हम, y बराबर 1 रख लेते हैं। y बराबर 1 रखने पर x का मान क्या आएगा, x बराबर 9 माइनस 3 गुणा y की जगह 1 बटा 2, तो 9 माइनस 3 1 का 3 बटा 2, 9 में से 3 घटाएंगे 6 बटा 2 बराबर क्या आ गया 3। अब y बराबर क्या रखना है, 1 के बाद में 2 आता है, 2 रखे, देखिए 2 रखेंगे तो 3 दूए 6 हो गया, 6 को 9 में से घटाएंगे 3 बच गया, 3 में 2 का भाग 1.5 बार जाएगा, तो पॉइंट वाला छोड़ो, फिर यहाँ पे 3 रखिए आप, 3 रखेंगे तो 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 हो गया, 9 को 9 में से घटाएंगे 0 आ गया, और 0 में 2 का भाग 0 बार, कोई भी संख्या हो अगर उसका हम 0 में भाग दे रहे हैं तो 0 बार ही जाता है। तो y बराबर क्या रखना है हमें, 3 रखने पर, अगर हम 3 रखेंगे तो x बराबर क्या आएगा 9 माइनस 3 गुणा y की जगह 3 रखना है बटा 2, तो 9 माइनस 3 तिया 9 हो गया बटा 2, 9 में से 9 को घटाएंगे 0 बटा 2 बराबर क्या आ गया 0। यानी कि हमें कम से कम 2 निर्देशांक ज्ञात करने हैं, यानी कम से कम हमें 2 मान रखने हैं, ज्यादा आपकी इच्छा भी डिपेंड करता है कितना ही रख सकते हो। तो अब 2 रख लिया हमने, इससे हम सारणी बना लेते हैं। सारणी बनाते वक्त ध्यान रखना ऊपर x और दूसरे कॉलम में y रखना है। अब देखिए सबसे पहले हमने y का मान 1 रखा, तो y वाले कॉलम में 1 रख दिया, तो x का मान क्या आया 3 आया, इसके ऊपर x वाले कॉलम में 3 रख दिया, फिर y का मान हमने 3 रखा है तो y वाले में 3 लिखेंगे, फिर x का मान क्या आया 0, तो यहां पे क्या लिखेंगे 0। अब समीकरण 2 से 2 नंबर समीकरण है वो बिल्कुल 1 नंबर जैसी समीकरण है, यानी कि 2 नंबर और 1 नंबर समीकरण देख लीजिए आप ध्यान से, सेम है, दोनों सेम है, तो माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है, यही सारणी इसके नीचे बना देते हैं, क्योंकि जब समीकरण सेम है तो उत्तर तो सेम आने आने, तो x y यहां पे क्या लिखेंगे 3 1 और आगे वाले में 0 3। अब ये दोनों के लिए सारणी बन गई। ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए पहला काम होता है ऐसे सारणी बनाना, यानी कि सबसे पहले जो भी आपको कंडीशन दी जाए उनसे आप समीकरण बना लीजिए, समीकरण बनाओगे तो वो ज्यामितीय रूप बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो गया। उसके बाद में उन समीकरण से आपको ऐसे सारणी बनानी है जिसमें कम से कम 2 मान ज्ञात करने हैं, आपको अपने इच्छानुसार 2 मान रखने हैं, और y का रखोगे तो x का आ जाएगा, x का रखोगे तो y का आ जाएगा। उसके बाद में ग्राफ बनाना है, तो एक बार आप इसको उतार लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपने उतार लिया होगा। अब थोड़ी सी ग्राफ के बारे में जानकारी दे देता हूं। ये 2 सारणी में यहाँ पे सुरक्षित रख लेता हूं, क्योंकि जब ग्राफ बनाएंगे तो इनकी आवश्यकता होगी। ग्राफ के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए आप। ग्राफ के अंदर 2 प्रकार की लाइनें होती है, एक तो ऐसे ऊर्ध्वाधर लाइनें होती है, खड़ी लाइनें होती हैं। ये लाइनें 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे होती है। कितने सेंटीमीटर की दूरी पे? 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे। उसके बाद में ऐसे क्षैतिज लाइनें भी होती है, वो भी क्या होती है 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे होती है। यानी कि जो प्रत्येक यहाँ पे जो खाना बन रहा है वो वर्गाकार बनेगा, 1 गुणा 1 सेंटीमीटर का खाना बनेगा, यानी कि 1 गुणा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया, वर्गाकार खाने होंगे। अब इनके बीचों बीच ये जो बड़ी जो लाइनें हैं ये गहरी लाइनें होती है, इनके बीच में इनसे थोड़ी सी हल्की लाइन और होगी जो इनके बीचों बीच होगी। ये प्रत्येक खाने को 2 बराबर भागों में बांट रही है, प्रत्येक खाने को 2 बराबर भागों में। अब इनके बीच की दूरी होगी आधा सेंटीमीटर। ये ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों प्रकार की लाइनें हैं, और ये लाइनें और खींचने के बाद में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज लाइन प्रत्येक खाने को 4 बराबर भागों में बांट रही है। ये भी आधा, इनके बीच की भी दूरी आधा सेंटीमीटर होगी, और इनके बीच की दूरी भी आधा सेंटीमीटर होगी। अब इनके बीच के अंदर और बारीक बारीक लाइनें होती है, जो 2 बड़ी गहरी लाइनों के बीच में कुल 10 लाइनें होती है। ये 4 5 6 7 8 9 और ये 10, और ऐसे ही बारीक बारीक लाइनें ऐसे खड़ी भी होती है जो 1-1 mm की दूरी पे होती है। कितने दूरी पे? 1-1 mm की दूरी पे होती है। यानी ये जो बारीक बारीक लाइनें वो तो 1-1 mm की दूरी पे होगी, और इन बारीक लाइनों से थोड़ी गहरी लाइन जो 1-1 सेंटीमीटर दूरी वाली लाइन को बीचों बीच बांट रही है, ये आधा सेंटीमीटर
के टुकड़े बना रही है। तो ये हो गया आपका ग्राफ। अब जब भी आप दो एक्स खींचो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो वो ध्यान रखना है जो गहरी लाइन है उनके ऊपर ही आपको ये लाइन खींचनी है, ये आपका वाई एक्सिस होगा, और गहरी लाइन पे ही आप क्षैतिज लाइन खींचोगे तो ये आपका एक्स एक्सिस होगा। तो ये हो गया आपके ग्राफ के बारे में थोड़ी सामान्य सी जानकारी। अब देखिए इन बिंदुओं से, यानी कि जो ऊपर प्रश्न दिया गया है, इनमें जो दो समीकरण बनी है, इन समीकरण का ज्यामितीय निरूपण कैसा होगा। देखिए आप जब भी आप ग्राफ बनाओ तो दो लाइनें खींचनी है आपको, एक ऊर्ध्वाधर लाइन और एक क्षैतिज लाइन। ये ऊर्ध्वाधर लाइन खींच दी और दूसरी ये होगी क्षैतिज लाइन। वैसे तो ये संख्या रेखा ही होती है। जो क्षैतिज लाइन है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्स, और दूसरे को क्या बोलते हैं, वाई एक्स बोलते हैं। और ये दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को जहां काट रही है उसको कहते हैं मूल बिंदु, यानी कि ओरिजिनल पॉइंट। इस मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं। क्या होते हैं, 0 0। अब इस मूल बिंदु के इधर जो लाइन है इसको बोलेंगे एक्स डैश एक्स, और नीचे वाली लाइन को क्या बोलेंगे, वाई डैश एक्स बोलेंगे। यहां तक समझ में आ गया। अब आगे क्या करना है, इनके आगे ऐसे गहरी लाइनें होगी, प्रत्येक गहरी लाइन की सीधी में हम चिन्ह लगाते जाएंगे और वहां पे संख्या लिखते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, जितनी आए उतनी। और हमेशा ध्यान में रखना है ये जो मूल बिंदु है इसके दाईं तरफ और ऊपर की तरफ संख्या हमेशा किसकी होती है, प्लस की होती है। और मूल बिंदु के इधर यानी नीचे की तरफ और इधर की तरफ बाईं तरफ संख्या हमेशा ऋणात्मक होती है। किसकी होती है, माइनस की होती है। यहाँ पे -1 सॉरी यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 हो सकता है। मतलब मैंने ये बिना नाप तोल के ग्राफ बना रहा हूं मैं, बिना नाप तोल के, तो हो सकता है कोई थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आ जाए। तो आप अगर ग्राफ पेपर पे मेरे बताए अनुसार अगर बनाओगे बिल्कुल सही आएगा। मैं फिर से बता देता हूं, 2 एक्स खींचने आपको, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों खींचने हैं। और एक खींचते वक्त ध्यान रखना आपके ग्राफ पेपर पे जो गहरी लाइन है यानी 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे जो लाइनें हैं उन लाइनों पे ही ये दोनों लाइन खींचोगे आप। खींचने के बाद में प्रत्येक लाइन की सीध में चिन्ह लगाते जाइए और वहां पे संख्या लिखनी है। ऐसे ही क्षैतिज लाइन में प्रत्येक 1-1 सेंटीमीटर दूरी वाली जो लाइनें हैं उन पे चिन्ह लगा करके संख्या लिखनी है। अब यहाँ पे हम पैमाना लिख लेते हैं। पैमाना क्या होगा, पैमाना लिखना भी बहुत जरूरी है। पैमाना देखो आप, यहाँ एक्स एक्सिस पे संख्याओं के बीच में अंतर कितने का, 1 का है ना, और वाई एक्सिस पे भी 1 का है, तो दोनों एक साथ में लिख सकते हैं। एक्स एक्स व वाई एक्स पर 1 खाना बराबर क्या होगा, 1 इकाई। 1-1 का अंतर आ रहा है तो 1 इकाई, 2-2 का अंतर आ रहा है तो 2 इकाई। अब देखिए पहला क्या है, 3-1, यानी एक्स एक्सिस पे 3 देखिए कहां पे, ये रहा 3। अब इसकी लाइन कौन सी होगी, देखो हमने पेन से ऐसे टिक किया है ऊपर से नीचे, तो इसकी लाइन ये होगी ऊपर से नीचे, ये वाली लाइन होगी इसकी। और वाई पे क्या, 1 की लाइन कौन सी है, ये है। 3 की ये होगी, 1 की ये होगी। ये दोनों लाइनें कहां पे मिल रही है वो देखिए आप, ये दोनों लाइनें यहां पर मिल रही है, लगभग यहां पे मिल रही है। तो इसके निर्देशांक हो गए पहले x वाला फिर y वाला। उसके बाद में 0 3, यानी x एक्सिस पे 0, ये मूल बिंदु है ना, ये x का मान भी 0 होता है और यहाँ पे y का भी 0 होता है। 0 ये रहा, और y पे 3 ये रहा। तो 0 x एक्सिस पे अगर 0 हम यहां माने तो 0 की लाइन क्या होगी, ये होगी। y पे 3, ये रहा 3 की होगी। ये दोनों लाइनें यहाँ 3 पे मिल रही है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले x का मान उसके बाद y वाला 0 3। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए आगे तक बढ़ा देंगे। ये हमने इसकी समीकरण बनाई है। इस समीकरण से जो सारणी प्राप्त हुई है समीकरण 1 से, उसकी हमने रेखा ग्राफ पेपर पे खींच दी और यहाँ पे समीकरण लिख देंगे। पहले समीकरण क्या है, 2x + 3y = 9। और देखिए दूसरी समीकरण सेम है और निर्देशांक भी सेम है, तो लाइन भी सेम ही आएगी। तो दूसरी समीकरण भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, 2x + 3y = 9। ये है उदाहरण नंबर 2 का ज्यामितीय निरूपण या ग्राफीय निरूपण। इसको भी उतार लो।